राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है 22 जिले 22 खबर का। हरियाणा के पहले हिसार एयरपोर्ट पर विमानों का ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली से हिसार एयरपोर्ट पर विमान उतरा। करीब 70 सीटर ATR विमान एयर स्पेस में चक्कर लगाने के बाद हिसार एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां रनवे पर ही अग्निशमन गाड़ियों ने वाटर सैल्यूट के जरिए विमान का स्वागत किया। हिसार एयरपोर्ट पर ट्रायल सफल रहा। हिसार एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि लैंडिंग और उड़ान का जो ये ट्रायल रहा ये सफल रहा। 70 सीटर जो ये विमान था ये यहां पर लैंड किया है। तो हिसार एयरपोर्ट पर विमान का ट्रायल सफल रहा। चौदह अप्रैल को प्रधानमंत्री करेंगे यहां पर उद्घाटन। लैंडिंग और उड़ान का ये ट्रायल सफल रहा। पलवल के विधानसभा क्षेत्र होडल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जो भाजपा सरकार ईमानदारी का पाठ प्रदेश की जनता को पढ़ाती है उसी के शासनकाल में प्रदेश के नगर निगमों में और परिषदों में जमकर घोटाले हो रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए के घोटाले सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार घोटालेबाजों की सरकार है और उनकी पार्टी नगर निगमों में हुए घोटालों को लेकर सरकार को संसद से लेकर सड़क तक घेरेगी। जहां देखोगे जिस भाग में वहीं आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। और नगर निगम फरीदाबाद में कितना, विधानसभा में भी कितने सवाल उठाए गए। 200 करोड़ का घोटाला जिसका ये नहीं पता कहीं पे कोई काम नहीं हुआ और फर्जी पेमेंट करके निकाल ली गई, उसमें कुछ नहीं हुआ। और उसी तरह से ये सरकार, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इस सरकार पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए भ्रष्टाचारियों पर कुछ नहीं होता है। हमारे होडल हसनपुर छोटे से ब्लॉक में, मेरे विधानसभा में हसनपुर छोटे से ब्लॉक में ही 100 करोड़ का घोटाला हुआ। और उसमें जो बड़े मगरमच्छ हैं, छोटे तो कुछ पकड़े हैं, लेकिन कौन कौन ऊपर इन्वॉल्व है, किनके सहारे पर यह 100 करोड़ का घोटाला हुआ। डायरेक्टरेट में, पंचायत डिपार्टमेंट में और मंत्रालय में कौन कौन उसमें शामिल है, उसका उन पर कोई भी ये सरकार चुप्पी साधे बैठी है। आपके खनन घोटाला भी 22,000 करोड़ का हुआ। एक तो यहाँ मेवात में नूह के पास पहाड़ी ही अरबों रुपए की चट कर गई माफिया, जहां पर 2-3 मर्डर भी हुए, पुलिस के DSP और दूसरे अधिकारियों के भी मर्डर हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि ऊपर तक मंत्री और विधायक तक ऊपर इसमें जुड़े हुए थे। तो ये सरकार भ्रष्टाचार में तो पूरी तरह से लिप्त है। तो वहीं साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड करने वाले शातिर लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही मामला अंबाला से सामने आया है, जहां पर साइबर फ्रॉड करने वाले शातिर ठगों ने सोशल मीडिया पर दुगना ब्याज देना और रकम दुगनी करने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 26,57,000 की ठगी को अंजाम दिया है। इसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने अंबाला साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक प्राइवेट बैंक का एम्प्लॉय भी है जो डमी अकाउंट उपलब्ध करवाता था। अंबाला जिला साइबर सेल ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें 7 लोगों को पकड़ा है, जो कि सेक्टर 8 निवासी की 26,67,000 के करीब की ठगी थी, साइबर ठगी की गई थी। और ये 7 लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 6 लोग गुड़गांव के हैं और एक बिहार का है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक बैंक एम्प्लॉय भी है जो कि यस बैंक का है। 13 लाख रुपए के लगभग कैश बरामद हुआ है, नोट गिनने वाली मशीन बरामद हुई है और ATM बरामद हुआ है। तो अंबाला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और SP अंबाला ने साफ तौर पर बोला है कि किसी को भी अपना OTP शेयर ना करें और साइबर ठगी से बचें, क्योंकि साइबर ठगी की लगातार बहुत वारदातें अंबाला में हो रही हैं। और आज एक बहुत बड़े गिरोह का साइबर सेल ने पर्दाफाश किया है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से।
तो वहीं यमुनानगर जगाधरी की मेयर सुमन बहमनी पदभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आई। मेयर ने यमुनानगर जगाधरी शहर की मुख्य सड़कों का निरीक्षण किया। हुडा सेक्टर 17 स्थित निजी स्कूल के बाहर बहुत बड़े गड्ढे दिखाई दिए। तभी मेयर ने मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाया और तुरंत खड्डों को भरने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने यमुनानगर जगाधरी की कई और जगहों का भी दौरा किया। जहां भी खड्डे दिखाई दिए उन्हें तुरंत भरने के निर्देश दिए गए। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि स्कूल के बाहर भी खड्डे दिखाई दिए। यहाँ स्कूल के बच्चे आते हैं और हादसों का डर रहता है। हम प्राथमिकता के आधार पर शहर को गड्ढा मुक्त करेंगे। बुलाया गया है जेई को, वहाँ के मार्शल से भी बात की जा रही है कि कोई भी सड़क ऐसी नजर ना आए जिसके ऊपर खड्डे हैं, और जहाँ पैच वर्क करना है वहाँ पैच वर्क किया जाए। जो नालियाँ ढकी नहीं हुई हैं जिसपे खतरा रहता है किसी के गिरने का, एक्सीडेंट का, वो खतरे कम हो सके। केवल छोटे छोटे कार्य जिससे सुविधा लोगों को बनी रह सके। यहाँ विवेकानंद स्कूल के बिल्कुल सामने जहाँ बच्चों की आवागमन बहुत ज़्यादा है, वहाँ बच्चे साइकिल पे भी चलते हैं और किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट की संभावना बन जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। यही दिशा निर्देश देने के लिए सबको यहाँ बुलाया गया है। वहीं पंचकुला कोर्ट ने कालका के गणेशपुर भोरिया गांव में हुए सरपंच चुनाव को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने गांव में फिर से चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। बता दें कि गणेशपुर भोरिया गांव से सरपंच चुनी गई चंपा देवी की शैक्षणिक योग्यता को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने चंपा देवी के 10वीं के सर्टिफिकेट को फर्जी बताया और चुनाव आयोग को नए सिरे से चुनाव करने के निर्देश दिए। देखिए, गांव हमारा गणेशपुर भोरिया पड़ता है, एक पिंजौर के अंदर पंचायत है। वहाँ पे 2022 में इलेक्शन हुए थे सरपंच के, जो कि पूरे हरियाणा के हुए थे। उसके अंदर 2 कैंडिडेट थे। एक कैंडिडेट थी चंपा देवी, जिन्होंने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर एक 10वीं का फेक सर्टिफिकेट लगाया था, जिसको दूसरी कैंडिडेट अंजू बाला ने माननीय सिविल कोर्ट कालका में इलेक्शन पिटीशन के मार्फत चैलेंज किया। 24 मार्च को कालका सिविल कोर्ट डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी की माननीय अदालत ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चंपा देवी जी के चुनाव को रद्द किया और ये पाया कि जो चंपा देवी है वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं थी, ना तो नामांकन के समय और ना ही चुनाव के समय। और जो उनका 10वीं का सर्टिफिकेट है उसे भी फर्जी पाया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वो 8वीं भी फेल थी और उन्होंने कभी 9वीं नहीं की थी। कोर्ट ने सभी तथ्यों को, साक्ष्यों को, बहस को सुनते हुए दोनों पक्षों की बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, जहां एक फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर माननीय अदालत ने इसके अंदर जो चंपा देवी है उनके चुनाव को रद्द करते हुए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है और जो हमारे ACS हैं इसके कंसर्न डिपार्टमेंट के, और उसके साथ साथ हरियाणा सरकार और उपायुक्त पंचकुला को फ्रेश इलेक्शंस हेल्ड करवाने के लिए निर्देशित किया है और उनके चुनाव को रद्द किया है। तो वहीं महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे 152D पर सड़क किनारे खड़े कैंटर को पीछे से ट्रॉले ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों के शव ट्रॉले के टायरों में फंस गए। एक के ऊपर एक टायर चढ़ते चले गए, जिसे पुलिस ने क्रेन के जरिए शवों को बाहर निकाला। उड़ान साइड में तो वहीं स्वास्थ्य विभाग पलवल की टीम ने उत्तर प्रदेश में अवैध लिंग जांच गिरोह के धंधे का पर्दाफाश किया है। टीम ने प्राइवेट हॉस्पिटल में छापा मारकर भ्रूण लिंग की जांच करने वाले तकनीशियन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि केंद्र संचालक मौके से फरार हो गया। आरोपियों के खिलाफ FIR की गई है। साथ ही टीम ने MTP इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट, दवाइयां और अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग को पिछले कई दिनों से लिंग जांच से संबंधित सूचनाएं मिल रही थी। बुलाओ।
तो वहीं बहादुरगढ़ में बेसहारा गौवंश अब लोगों के लिए बड़ा संकट बन गए हैं। शहर की हर सड़क और हर गली में बेसहारा गौवंश घूमते रहते हैं, जो कभी कभार गुस्से में आकर राहगीरों को कुचल भी दे रहे हैं। ऐसी ही घटना सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई है, जहां गली से गुजर रहे एक शख्स को बेसहारा गौवंश ने कुचल दिया। लोग पानी मारते उसे वहां से भगाते, लेकिन उसने इसी दौरान उस व्यक्ति को कुचल दिया। वीडियो महावीर मंदिर के पास की एक गली का है। तो जी जो देखो नंदी थाना खोल रखी है अभी, देखो जी फिर भी आवारा यहाँ घूमते हैं वगैरह। ठीक है, यहीं कूड़ा डालते हैं, यहीं पे चारा डालते हैं। यहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, डेली यहाँ पे एक्सीडेंट हो। तो हमारी मांग यही है कि यहाँ से जल्द से जल्द इनको हटाएंगे। क्या यहाँ पर रोज डेली एक्सीडेंट होता है, किसी न किसी कोई सनी डाल जाता है, ये खाते खाते लड़ पड़ा, किसी की बाइक में लग जाए, किसी गाड़ी में लग जाए, कभी कभी आदमियों को यही कूड़ा डालते हैं। वहीं सोनीपत में राई की यूनिवर्सिटी में अफीम के पौधे होने की जानकारी पर पुलिस ने एक्शन लिया। यूनिवर्सिटी में करीबन 400 पौधे उगाए गए थे। अफीम के पौधों का वजन 40 किलो पाया गया है और उनमें डोडे पर कट भी लगाए गए थे। जानकारी के मुताबिक करीबन 2 महीने का पौधा माना जा रहा है और उसकी ग्रोथ होकर 4 फीट तक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पौधे से अफीम और चूरा पोस्त तैयार होता है। संभावना मानी जा रही है कि अफीम तैयार की गई थी। वहीं मामले में संतलाल माली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में भी गहनता से जांच करेगी, किसके द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस में ये पौधे लगवाए गए थे, नशे के लिए किनके द्वारा ये पौधे इस्तेमाल किए जाते थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी कोई शख्स इसमें शामिल होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहीं गर्मी में पीने के पानी को लेकर हाहाकार न मचे, इसको लेकर भिवानी प्रशासन ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। डीसी महावीर कौशिक ने सिंचाई और जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं। डीसी महावीर कौशिक ने मीटिंग के बाद बताया कि भिवानी जिले में पेयजल की आपूर्ति नहरी पानी पर आधारित है। यहाँ जमीन का पानी खारा होने के चलते कहीं भी ट्यूबवेल से सप्लाई संभव नहीं। उन्होंने कहा कि भिवानी जिले में नहरी पानी का रोटेशन 40 दिनों का है, जिसमें 16 दिन नहरें चलती हैं और 24 दिन बंद रहती हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल जिले में सभी टैंक भरे हैं। में जो वाटर सप्लाई है वो सारी इरिगेशन बेस्ड है, ट्यूबवेल बेस्ड नहीं है। और ट्यूबवेल का पानी भी अगर कहीं है तो वो भी खारा मिलता है। तो जो वाटर सप्लाई है भिवानी जिला की वो इरिगेशन बेस्ड है, इरिगेशन की सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। और यहाँ पे 40 दिन का रोटेशन होता है, 16 दिन नहरों में पानी आता है और 24 दिन तक नहरें बंद होती हैं। इसलिए जो 16 दिन के अंदर जो पानी टैंकों में स्टोर होता है उससे हमने 40 दिन की जो सप्लाई करनी होती है, इसी को हमने रिव्यू किया हुआ है कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, कितने टैंक भरे हुए हैं। फ़िलहाल जो सिचुएशन ये है कि अगर हमारे पास 24 दिन के बाद नहर आ जाती है तो हमारे पास पूरा जो कैपेसिटी जितनी है वो टैंक भरे हुए हैं, पानी सप्लाई करने के हम पोजीशन में हैं। लेकिन फिर भी मेरी आप लोगों के माध्यम से लोगों से ये निवेदन है कि जो पीने का पानी है उसको व्यर्थ ना बहाएं, उसका सदुपयोग करें। वहीं चरखी दादरी में सरसों की फसल में नमी के कारण खरीद देर से शुरू हुई। जिले में खरीद एजेंसी मात्र 778 क्विंटल ही खरीद पाई है, जबकि मंडी में सरसों की फसल की आवक 30,600 क्विंटल हो चुकी है। वहीं अनाज मंडी में पहुंचे किसानों ने व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। किसानों का कहना है कि गेट पास धीमी गति से काटे जा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। पीने के पानी तक की भी व्यवस्था नहीं है, जबकि मार्केट कमेटी अधिकारी का कहना है कि सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। जिला चरखी दादरी में 15 मार्च से सरकारी सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन कटाई समय पर न होने और नमी होने के कारण किसान लेट अपनी फसल लेके यहाँ पहुंचे हैं। और किसानों के ये आरोप भी है कि व्यवस्था के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। वहीं अगर यहाँ देखा जाए तो किसान अभी पहुंच रहे हैं और लगभग 30,000 क्विंटल के आसपास यहाँ
सरसों लाई गई है। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में ढेरियां लगी हुई हैं और किसान अपनी फसल लेके यहाँ पहुंच रहे हैं और खाली भी करवाया जा रहा है, गेट पास काटे जा रहे हैं। वही व्यवस्थाओं के नाम पर भी सवाल यहाँ किसानों ने भी उठाए हैं। वही अधिकारियों का कहना है कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा चुकी हैं और यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें आज की खरीद की, तो अधिकारी ने बताया कि 778 क्विंटल खरीदी गई है, क्योंकि कम खरीद का कारण यही रहा है कि नमी होने के कारण अभी तक खरीद शुरू नहीं हो पाई थी और कल दोपहर बाद ये खरीद शुरू हुई थी और आज फिर से दोबारा से खरीद शुरू हो चुकी है और किसान गेट पास कटवा रहे हैं और यहाँ मंडियों में पहुंच भी रहे हैं और धीरे धीरे सभी किसानों को जो व्यवस्था है वो ठीक कर दी जाएगी और अगर कहीं कमी है उसको भी देखा जाएगा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। तो वहीं करनाल के गांव पधाना की टमाटर मंडी में अपने टमाटर की फसल लेकर पहुंचे किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि टमाटर की 42 से 66 हाईब्रिड फसल लेकर पहुंचे हैं। इसे 1 किलो की लागत उन्होंने कहा कि 1 किलो की लागत 1 लाख रुपए आती है और मंडी में 2 रुपए किलो बिक रहा है। एक टमाटर की एक क्रेट 6500 रुपए में बिक रही है। किसान के जिससे पूरी लागत नहीं निकल पा रही है। पिछले साल के मुकाबले किसानों के पास अगली फसल के पैसे भी नहीं हैं। तो टमाटर के दाम कम होने से किसान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि मंडी में 2 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, इससे उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है और अगली फसल के लिए उनके पास पैसा भी नहीं बचा है। टमाटर के दाम कम होने से किसान काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो मंडी में 2 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर और टमाटर के किसानों को इसकी सही लागत भी नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो टमाटर के दाम सही नहीं मिलने की वजह से किसानों को उनकी पूरी लागत भी नहीं मिल पा रही है। उनका कहना है कि एक क्रेट की जो कीमत है वो उनको सही से नहीं मिल पा रही है और अगली फसल के लिए भी उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस ने आम जन के बीच अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए अब QR कोड तकनीक पर काम शुरू कर दिया है। पुलिस थाने में अपनी शिकायत लेकर आने वाले शिकायतकर्ता को परेशानियों से बचने के लिए गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने सभी थानों में QR कोड चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। इन QR कोड के माध्यम से पुलिस थानों में आने वाले लोग अपना फीडबैक पुलिस कमिश्नर को दे सकेंगे। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने कहा कि गुरुग्राम पुलिस आमजन से बेहतर व्यवहार और उनकी शिकायतों पर बेहतर और प्रभावी कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है और आम जन को और अधिक बेहतर और प्रभावी सेवा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। लोगों से पुलिस के कार्यों के फीडबैक लेने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। QR कोड से दे सकते हैं कमिश्नरेट को फीडबैक। पुलिस का यह विशेष अभियान है। इससे आम जनता को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने की कोशिश की जा रही है कि फीडबैक के जरिए थानों में सुधार भी लाया जाएगा। जनता भी अपने फीडबैक यहां पर दे सकती है कि किस तरह की परेशानी या किस तरह का जो बदलाव है वो यहां के थानों में होना चाहिए। साइबर सिटी के सभी थानों में QR कोड लगाया गया है और इस QR कोड को स्कैन करके जो भी फीडबैक है वो जनता द्वारा यहां पर दिया जा सकता है। थानों को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए जा सकते हैं, परेशानियों को भी बताया जा सकता है, थानों में किस तरह से बदलाव हो या और क्या सुधार होने चाहिए, इन चीजों को लेकर भी यहां पर फीडबैक दिया जा सकता है। आज हमने एक सर्विस को लॉन्च किया है जिसमें हमने गुड़गांव के सभी पुलिस स्टेशंस में एक फीडबैक देने के लिए QR कोड की सर्विस लगाई है। आप किसी भी गुड़गांव के पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपको एक QR कोड गेट पे दिखेगा। जिस भी सर्विस के लिए आप गुड़गांव के किसी पुलिस स्टेशन में आए हैं उसमें आपको जैसी सर्विस मिली है या जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में आप QR कोड स्कैन करके और फीडबैक दे सकते हैं और वो फीडबैक को प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा ऑफिसर्स के द्वारा। DCP ऑफिस और CP ऑफिस दोनों में हमारा ऑलरेडी फीडबैक सेल है और इसका डैशबोर्ड बन रखा है
उसमें सारे पुलिस स्टेशंस की भी रेटिंग के हिसाब से रिपोर्ट आएगी और हर फीडबैक जो दिया हुआ है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। पहले हमारे हर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट बॉक्सेस लगे होते थे, जिसमें कि किसी को भी कोई फीडबैक देना हो या कुछ कहना हो तो वो कंप्लेंट बॉक्स में लिख के डालते थे। लेकिन अब वो आउटडेटेड सिस्टम हो गया और हमने देखा था कि उसमें कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो करे। और गुरुग्राम वैसे भी एक हाईटेक सिटी है, तो हमें भी टाइम के साथ बदलना चाहिए। तो इसलिए हमने ये QR कोड का सिस्टम यहाँ पे लागू किया है। तो वहीं रेवाड़ी में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने रेवाड़ी समेत NCR क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 1 की पाबंदियों को लागू कर दिया है। DC अभिषेक मीणा ने कहा कि हमें प्रदूषण नियंत्रण उपायों को पूरी गंभीरता से अपनाना होगा। उपायुक्त ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी निकायों समेत अन्य संबंधित विभागाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए। वायु गुणवत्ता खराब होने के चलते ग्रैप 1 की पाबंदियां दिल्ली सहित पूरे NCR में लगा दी गई हैं। रेवाड़ी DC IAS अभिषेक मीणा की ओर से शुक्रवार को रेवाड़ी में भी इस तरह की पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया गया और जिस तरह से पाबंदियां लगाई गई है, मकसद है वायु में गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, क्योंकि जिस तरह से जो वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है 200 से 300 तक बढ़ता है तो पहले चरण की पाबंदियां लगाई जाती हैं और उसी तरह की पाबंदियां रेवाड़ी में भी लगा दी गई हैं। हम रेवाड़ी के सेक्टर 4 बाईपास पर खड़े हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से, क्योंकि तमाम जो वाहन होते हैं BS3 BS4 उन तरह की पाबंदियां लगाई जाती है। और वहीं सबसे बड़ी बात है कि जो पानी के छिड़काव की बात की जाती है कि सड़कों पर जहां पर धूल उड़ती है पानी का छिड़काव किया जाए, लेकिन रेवाड़ी के सर्कुलर रोड पर जिस तरह से सड़क का निर्माण किया जा रहा है वहां पर आप धूल उड़ती हुई देख सकते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से आदेश दिए गए और सरकारी काम के दौरान ही उड़ती धूल इसका प्रमाण है कि हमारा सिस्टम कितना संवेदनशील है अपने आदेशों को लेकर। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि रेवाड़ी सर्कुलर रोड पर इस तरह की जो धूल उड़ रही है कहीं ना कहीं इस बात को तस्दीक करती है कि हम कितने संवेदनशील, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कितने संवेदनशील। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह की पाबंदी, बता दें कि ग्रैप 1 के तहत ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जो होता है उसके तहत जनरेटर जो DJ सेट होता है, जो डीजल से चलता है, उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। जितनी भी लकड़ी जलने से जो भट्टियां चलती हैं उनको बंद कराया जाता है। उसके अलावा कचरे में जो कचरा डाला जाता है खुले में, उस पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जिस तरह से जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां से धूल न उड़े, उसको कहीं ना कहीं कम करना होता है। उसके लिए जो गन होती है, जो वाटर गन होती है, उसको लगाया जाता है ताकि पानी का छिड़काव किया जा सके। लेकिन रेवाड़ी में